देखिए न्यूमेरिकल है, उदाहरण है एनसीईआरटी का और वो है 1.7 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित आवेश क्यू क्यू एंड माइनस क्यू पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट नहीं, बड़ा टिपिकल टाइप का न्यूमेरिकल भी ये कहलाता है, बड़ा टिपिकल है। तो इसको आसानी से कैसे सोल्व करना है वो समझना है हमें। देखिए इसमें दिया है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, बट हम अपने अकॉर्डिंग डायग्राम को देख लेते हैं। हमारा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है सी। ध्यान से देखिए आप। अब ए पर जो हमारा चार्ज प्लेस्ड है वो चार्ज है हमारा क्यू। यहां पर क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज है। साइन डिफरेंस है, बस है ये। अब इसी में जो बोला गया हमारा ये पॉइंट ए बी सी तीनों पर हमें बल निकालना है। ये बल आसानी से नहीं निकलेगा। समबाहु त्रिभुज है और सबकी लंबाई हमें पता है, इसकी भी एल है तो इसकी भी एल और इसकी भी एल है। क्लियर आ जाता है यहाँ तक समझ। अब बच्चों इसमें जो हमें सबसे टेक्निकल पार्ट है उसको समझना पड़ेगा, और टेक्निकल पार्ट इसका जो है इसमें बल की दिशाओं को लेकर के होता है। यह बल किस प्रकार का लग रहा है उसे हमें चेक करना होगा। सुनिए, तो हम सबसे पहले ए पर बल देखते हैं। ए पर बल, ध्यान से देखना, ए पर बल। ए पे जो बल है भाई इस बी के कारण भी लगेगा और वहीं सी के कारण भी होगा। ऐसा तो है ना किसी एक की वजह से हो। अब इसके कारण जो लगेगा बल बी के कारण, उसकी दिशा विपरीत जाएगी। क्यों जाएगी? ये दोनों ही धनात्मक है। जब दोनों ही आवेश धनात्मक होते हैं तो विपरीत प्रकार के बलों को महसूस किया जाता है। तो इस बल को हम कह देते हैं एफ ए बी। ठीक है ना। अब आई बात इसकी, सी पर भी बल लगे, सी के द्वारा भी इस पे बल लगेगा। या इन दोनों के बीच जो बल होगा उसका टाइप होगा आकर्षण बल। कैसा बल होगा? आकर्षण बल। या थोड़ा सुविधा की दृष्टि से उन्होंने दे रखा है 1-2 करके भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा तरीका। इसे 1-2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है, बात वही है। अब इनके बीच जो बल होगा वो आकर्षण होगा। तो उन आकर्षण बल की दिशा किधर को होगी? मैं ये वाली दिशा होगी। तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये इसे क्या बोलेंगे? इस बल का नाम क्या होगा? 3-1, 1-2-3 होएगा, क्योंकि 1 पे लग रहा 3 के कारण। तो इसे 1-3 बोलेंगे। क्लियर आगा? अगर देखें भाई हमें निकालना तो तीनों पर ये बल, एक पे तो निकालना नहीं, तीनों पॉइंटों पे निकालना, तो बी पे भी बल सेम यही होंगे जो ए पर होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि भाई आवेश बराबर है, सी से दूरियां बराबर है, तो जितना बल ए पर लगेगा उतना बल आपको बी पे भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल सीधा पॉइंट आ रहा है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ए का जो बल होगा, इधर देख लीजिए भाई, इस पे जो बल दिया इन्होंने F21। 21 क्यों? क्योंकि 2 पर 1 की वजह से आकर्षण इसका ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा F23 ना, समझ? 2 पर 3 के कारण बल, क्योंकि आकर्षण। तो इनका जो परिणाम होगा, परिमाण होगा, वो बिल्कुल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सर इन पर आवेश बराबर है। हाँ, अब एक बात सुन लो, अगर हमें इसका भाई हमारे पास 2 बल है इस पर ए पर, क्योंकि पहला वर्ग तो हमारा ए पर है, तो इस पर 2 बल है, एक तो 1-3 और एक 1-2। इसका चाहिए हमें लास्ट में परिमाणी बल। जो परिमाणी बल होगा वो बीच वाला बल होगा, वो मान लिया हमने F1 बल होगा। ठीक,
उसी प्रकार इस पर क्या ले सकते हैं, इस पर भी F1 बल ले सकते, F2 ले सकते, उसका भी होगा, उस पर हमें अभी डिस्कशन करना नहीं थोड़ी देर। अब क्वेश्चन आएगा कि इस पर जो परिणामी बल होगा वो कैसे निकलेगा, चेक कर लेते हैं। ये पहले F पर बल, तो F1 कह देते कि Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर के Q स्क्वायर, क्योंकि एक Q इसका लग जाएगा और एक Q इसका लग जाएगा, लो कभी तुम Q अपॉन L स्क्वायर, क्लियर हो जाता है। बीच की दूरी तो क्योंकि L नहीं है सबकी, पूछ लेना 1000 बार पूछियो, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। तो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यहां से आगा आपका F1, क्लियर होगा ना, आया हो तो समझ पूछ लो। यही अगर हम सेम कंडीशन लाए तो वो B पर भी सेम वही है भाई, क्योंकि भाई दूरियां तो वही रही ना, दूरियां तो बदलेंगी नहीं भाई, दूरियां नहीं बदल रही तो फिर कैसे, तो इसको 1 2 के नाम से जान लो, क्योंकि 1 2 ही कहना ज्यादा बेस्ट है। मैंने इसके और इसके बीच में निकाल लिया। इस बल में एक बात याद रखियो कि ये जो बल होंगे इनके मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लिए जा सकते किसी भी कंडीशन में, मॉड्यूल यही बता रहा है, क्योंकि ये अदिश के फॉर्म में यूज किए जाएंगे, है तो सदिश बल, वो तो नेचर को बताएगा आकर्षण है या प्रतिकर्षण। अगर सेम कंडीशन ये लाए बच्चों, तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, यहां से देख सकते हो 1 3, अगर मैं बल 1 3 निकालूं 1 3, तो ये भी सेम कंडीशन होगी Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है ना। ये जहां लग जाएगा माइनस चिन्ह नहीं लेंगे बल में, क्योंकि इसका Q है और इसका माइनस Q है, तो माइनस आना चाहिए था, परंतु इसका हमें केवल परिमाण चाहिए, क्लियर हो जाता है यहाँ पे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो। अब स्टूडेंट बात आई कि सर इनका परिणामी बल कैसे निकले, क्वेश्चन है वो, बस इनका जो परिणामी बल है वो कैसे निकले, और वो बल ये होगा, मानना होगा आपको भाई। थोड़ी देर के लिए मैं इस बल को F मान लेता हूं, ठीक है ना, किसके पर्पज से, स्टडी के पर्पज से, आसान बनाने के लिए। और जो मेरा ये आया, ये भी बल मैंने क्या मान लिया, ये हमारा क्या था 1 2, ठीक है ना। इसको भी मैं F मान ले, ठीक है ना, F मान लिया दोनों को, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही, मान लिया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर शीट पे इससे। इनके जो परिणामी बल निकलेंगे वो निकलेंगे पैरेललोग्राम लॉ लगाने से, जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज वाला नियम, याद करो वेक्टर फॉर्म में क्लास 11th में आया हुआ है। इनका जो कुछ होगा वो इस प्रकार का होगा, दिखाई दे रहा है। एक परिणामी चतुर्भुज बनते थे, उसमें जो रिजल्टेंट ऐसे निकलते थे उनके, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसे होते थे। तो ये ए वेक्टर मान लेते थे, इसको वहीं बी वेक्टर और इसको आर वेक्टर, तो उसी से रिलेट एक फॉर्मूला हुआ करता था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, सबको पता है। तो उसी को करने के लिए देखिए एनसीईआरटी ने बहुत छोटा आंसर दिया है इसका, बहुत टेक्निकलिटी पर। देखिए अब मैं निकाल लेता हूं F12 एंड F13 का परिणामी बल, परिणामी बल नारा समझ, इन दोनों का परिणामी बल। अब परिणामी बल हुआ F, मान लीजिए भाई कुछ और ले लो, क्योंकि F हम पहले ही मान चुके हैं,
तो एफ डैश कर लेते हैं ना, एफ डैश कर लो। वैसे तो मैंने F1 के नाम से क्लियरिटी रखी है तो F1 ही ले लेते हूँ मैंने यहाँ, क्योंकि परिणामी F1 लिया। तो F1 अंडरवुड। अब मेरे को जो चाहिए भाई, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 1 F मान रखी है, इसकी वैल्यू, तो F स्क्वायर प्लस 2AB है ना, तो 2F इंटू F कॉस थीटा। अब सर एंगल भी चाहिए आपको, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे एंगल चाहिए किसी भी कीमत पर, तो वो एंगल इनके बीच का होगा, और वो कितने डिग्री का होगा? 120। पूछो क्यों? क्योंकि ये 60-60 के कोण है, क्योंकि ये सब समबाहु त्रिभुज के कोण है, तो 60-60 के ही होने चाहिए ना। ये भी 60 का, ये भी 60 का साजिया नूर, और ये भी 60 का। जब ये 60 के होंगे, पूरा एक सीधी रेखा 180 की होती है। कितने की होती है? 180 डिग्री की, तो 60 घटेगा तो इधर को तो 120 ही बचेगा ना। 120 इसका होगा, राइट? क्लियर आ रहा है समझ? तो यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस 120। कॉस 120 का मान माइनस है ना, प्लस 2F स्क्वायर माइनस का 1/2। 2 से 2 कैंसिल। आ रहा है सर ये समझ? अंडर माइनस प्लस माइनस, तो एक F स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ केवल 2 में से बन जाएगा तो F स्क्वायर, और ये क्या होगा? F। इसका मतलब हमारा जो परिणामी बल है A पर, वो F ही है, और F की वैल्यू क्या? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर है। तो भाई जो हमने लिया इसका मतलब हमारा सही आ रहा है। इतना ही बल आपका B पर भी होगा। B पर टेक्निकल पार्ट एक ही है भाई, वही आवेश वही C, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आया कि नहीं आया? जब हम बल को निकालेंगे, अगर हम किसी वर्ग पर भी निकालेंगे तो नियम सेम यही लगेंगे। अभी मैं समझा दूंगा वर्ग के केसों में भी, बड़ा सिंपल होता है समझना। अगर तुम इनको समझ पा रहे हो तो समझ में आ ही जाएगा। अब हमारा यहाँ से पार्ट इसी में आगे स्टार्ट होता है, तो बी पे निकालने से कोई फायदा नहीं, बी पे तो सेम आना है, क्योंकि वही है भाई, वही कौन आएगा? 60-120 का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बी पर भी सेम होगा। अब आ गए हम सी की तरफ। सी का थोड़ा टफ होगा, सी पर देखते हैं बस। भाई सी पर अगर बल को लेकर के हम चले, तो क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो आकर्षण बल, तो दिशा तो फिर ऐसे होनी चाहिए। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? F31। 3 पर 1 के कारण बल। क्लियर आ रहा है समझ महक? और ये 3 2 क्लियर। अब इनका परिणामी तो यही होगा ना भाई, दिशा तो इधर को होनी चाहिए, परिणामी बल ये होगा। ये पूरा कोण कितने डिग्री का है जी? 60 डिग्री का। क्लियरिटी आ रही है बिल्कुल? कितने डिग्री का रहेगा आपकी बात? 60 डिग्री का। कोई डाउट किसी को? यहां से करा जा सकता है क्वेश्चन को। इन्होंने एनसीईआरटी ने बड़ा ही सिंपल करके नहीं दिया है इसको। अब इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी, पता है क्या? बताइए, परिणामी बल सी पे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बड़े सिंपल है भाई, ना हो जाएगा साथ, जो एंगल थे वो सारे 60 हो जाएंगे। ठीक है ना? बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, तो सॉल्व कर सकते हो यहाँ से इस पार्ट को। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से तुम्हें बता रहे हैं स्क्वायर पर, क्योंकि इसमें भी एनसीईआरटी में ये गिवन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जैसे ये है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैं इस तरह का क्वेश्चन अभी लूंगा, है इसमें लगा हुआ पीडीएफ पे। कि इसमें मान के चलो हमारे पास ए, बी और सी और डी 4 बिंदु हैं कॉर्नर पर, किसके? स्क्वायर के या वर्ग के।
इनमें से पूछा जाता है किसी एक पर बल ज्ञात कीजिए। मैंने अपने आप से क्वेश्चन बनाया है, किसी एक पर, या तो ए पर या बी पर या सी पर निकालना या डी पर। अब तुम्हें मान के चलो ए पे निकालना पड़ जाए तो इसको कैसे समझेंगे। मान के चलो हमें ए पे निकालना है, ठीक है भाई। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4। तो इस पे जो बल लगेगा वो डिपेंड करेगा, आकर्षण टाइप का होगा, प्रतिकर्षण का। इन पे आवेश क्या थे ना, समझ, उसी से कोण का डिसीजन होता है ना। अब सुन लो तुम, जैसे मान कर चलो इस पे क्यू रखा है, इस पे 3 क्यू रखा है, इस पे 4 क्यू रखा है और इस पे क्यू रखा है, कुछ भी हो सकता है। इनके बीच का जो बल होगा प्रतिकर्षण होगा। मैंने सारे बल प्रतिकर्षण पे लिए, ये होगा बल प्रतिकर्षण। तो इसे मैं बोलूंगा F121। क्लियर आया समझ? अब इसके कारण भी बल लगेगा ए पर, उसका नाम क्या होगा, F141। अब इसके कारण जो बल लगेगा वो करण के थ्रू लगेगा, घूम के तो आएगा नहीं बल ऐसे। कैसे बल लगेगा, करण के थ्रू। तो बल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ के नहीं? तो उस समय ये जो बल होगा F13 बल होगा। तो तीनों बलों का फिर आपको परिणाम चाहिए। ये बल तो आपके 90 डिग्री पर है तो पाइथागोरस से निकल जाएगा, उसके साथ इसका कोण की जरूरत पड़ेगी। तो अभी न्यूमेरिकल आएंगे, ये थोड़ा टिपिकल पार्ट तो है इसका, परंतु समझते हैं तो अच्छा समझ में आता भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मैंने एनसीईआरटी को ही कवर कराई, आया हुआ भी है यूपी बोर्ड में, तो समझ में आ जाएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन, बड़ा टेक्निकलिटी पर खरे उतरे वाले न्यूमेरिकल है, नीट वगैरह में इनमें सब यही ऐसी टाइप के आ रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण सामने रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो अब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति को गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। ओके बच्चों, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है जो कि तुम देख रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। बल, वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलेंगी, ऐसे भाई, प्लस से माइनस की ओर। और जबकि इलेक्ट्रॉन विपरीत गिरेगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन को गिरना भी विपरीत ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन विपरीत गिर रहा है। अब सबसे जब हमसे जो पूछा है उतनी दूरी तक गिरता है, तो दोनों प्रकरण, एक तो तरफ प्रोटॉन गिरा रहे हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, तो इनमें समय कितना कितना लग रहा है। तुम जनरली इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। अब एक बात तो मेरी समझ लेना कि जब भी तुम वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमेशा लगता है, जनरल वैद्युत क्षेत्र का। अगर हम देखें तो E = F/Q है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर जब ये गुरुत्व की बात आएगी बच्चों, तो यहाँ mg का ही सहारा लेंगे, पर यहाँ a का सहारा लेंगे। गुरुत्व के अधीन हम नहीं मान रहे हैं अभी से भाई, ये तो वैद्युत क्षेत्र अपनी वजह से विपरीत दिशा में गति कर रहा है। कोई चीज नीचे ड्रॉप डाउन कर रही है तो वो गुरुत्व के अधीन है, परंतु अगर मैं किसी को गिरा रहा हूं तो वो गुरुत्व के अधीन नहीं है। या मैं मानो कार है, कार को तुम एक्सीलरेटर दे रहे हो ना, तो वहां जी नहीं काम कर रहा है, वहां ए काम कर रहा है जी। ना समझ में आ रहा? एम ए और एम जी में फर्क है, और वो फर्क मैंने तुम्हें बता दिया। अब सुन लो, तो यहां से एम जी और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है ई मानते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए ना, साजिया। तो एम ए = ई। अगर यहां से ज्योतिय निकाले ई तो अपॉन एम यार,
किसी को डाउट? अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें कि कोई इलेक्ट्रॉन इतने एक समान वैद्युत क्षेत्र में इतनी दूरी तक गिरता है, क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दिया। वो बात छोड़िए, ये जो गिर रहा है ये प्रारंभ में विराम अवस्था से गिर रहा होगा, बाद में तो इसमें आया वेग, प्रारंभ में विराम अवस्था होगी। ये एच इसकी गिवन है, कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, जो गिरा है 1.5 से। यहां तक किसी को डाउट है? देखो गति के समीकरण से तुम सामान्य क्वेश्चन तो कर लोगे, कोई दिक्कत ना है। इन्हीं क्वेश्चनों पे ज्यादा देखो, H इक्वल टू UT प्लस 1.5 AD स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्व के अधीन नहीं ले रहे हैं। प्रारंभिक वेग शून्य है, विराम है, तो H हमें है तो ये वैल्यू 0 कर जाएगी 1/2 AD स्क्वायर। अगर मैं यहां से भाई 0 से तो कुछ होना नहीं, चलो एक बार और ले लेते हैं 1/2 AD स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो AD स्क्वायर इक्वल टू 2H और T स्क्वायर इक्वल टू 2H अपॉन A, तो T अंडर रूट 2H अपॉन A। यो अब A की पहले से, A की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो T इक्वल टू अंडर रूट 2H और A की वैल्यू कितनी है जो थी अपॉन M, M चला जाएगा ऊपर। अब यहां से तुम सब कुछ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मामले में तो हमें सारी वैल्यू पता है। देखो T इक्वल टू अंडर रूट 2H 1.5 10 की पावर -2 मीटर में बदलगा। M कितना है 9.1 10 की पावर -31, पेपर में दी हुई आती है वैल्यू। एक समान क्षेत्र दिया हुआ है शायद, कितना है 2 गुणा 10 की पावर 4, 2 गुणा 10 की पावर 4। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है 1.6 10 की पावर -19। एक बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट आपके सामने रखता हूं, ठीक है ना। आफ्टर द कैलकुलेशन 2.9 इंटू 10 की पावर, इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे 2.9 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ये आ जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का समय आगा गिरने का। यहां देखिए बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे अभी सामने। इलेक्ट्रॉन इतने समय में ड्रॉप डाउन कर जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। क्लियर आगा समझ? एक बार और समझ। देखिए हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है कि हम इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, कि जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा होगा तो यह गुरुत्व बल का तो मतलब नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर गुरुत्व बल कहाँ है, ये तो तुम ये जो गिर रहा है गिर किसकी वजह से रहा? वैद्युत क्षेत्र की वजह से। वैद्युत क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है। अब बल जो होगा वो mg होगा या ma होगा, क्योंकि इसको जो गति मिल रही है, मोमेंट मिल रहा है, वो एक्सिलरेशन की वजह से मिल रहा है। अभी केंद्र बल जिसे ए के नाम से एक्सिलरेशन बोले। अब सुनो, तो हमने यहाँ क्या करा, E इक्वल टू F अपॉन Q या ma का सहारा ले लिया। यहां से हमने एक्सिलरेशन निकाल दिया, बड़ा सिंपल था एक्सिलरेशन निकालना। इसके बाद हमें पता थी कि विराम अवस्था से आया होगा, भाई एक साथ तो गति नहीं आई होगी इसके अंदर। तो विराम अवस्था में U की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 0, सेम 0 कर दी। अब इसके बाद हमने यह इक्वेशन लगाई तो T निकल आता है, और इक्वेशन V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS भी है ना। पर हम पे तो वेग पहले से ही ना, तो हम उस इक्वेशन को कहां से लें? भाई वेग तो हमें इसका पता ही ना है ना, कितना वेग कितना नहीं है। क्लियर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ जो आगे आता है, अब प्रोटॉन के केस में भी सेम क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की बात करी जा रही है हमसे, देख रहे हो ना। यहाँ अब है ये प्रोटॉन का केस।
ना है तुम लोगों के समझ। प्रोटॉन का केस भी हमें एज इट इज ही करना है। अब प्रोटॉन के मामले में आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। प्रोटॉन के केस में भाई हमें m की जरूरत पड़ेगी, तो 1.67 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। आवेश तो सेम ही होता है जी, है ना। 23 ग्राम होता है, किलोग्राम इतना ही होता है। चेक कर लियो एक बार, है ना। ये प्रोटॉन का केस है। अगर उस पर आवेश की बात करें प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पे आवेश भी सेम है, प्लस माइनस का फर्क होता है, -19। ठीक, और क्या चाहिए? H तो वही लगना है। H कितना लग रहा है? -2 मीटर। और क्या चाहिए हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग? M चाहिए, M हमने लिख दिया, Q चाहिए, और वैद्युत क्षेत्र तो सेम है भाई, एक समान भाई, बदला ही 2 गुणा 10 की पावर 4। अब मैं इसे प्रोटॉन के केस में करता हूं। तो प्रोटॉन के केस में करेंगे तो TP लिख देंगे प्रोटॉन के लिए समय। तो जो सूत्र है 2H 2 गुणा 10 की पावर 4, है ना। नहीं H 1.10 की पावर -2, और ये 1.67 10 की पावर -27। क्लियर? अपॉन इसके बाद 2 गुणा 10 की पावर 4, और क्या 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब यहां से जो सोल्व होने पे आता है, सोल्व के बाद जो आएगा इसका आंसर वो आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। क्लियर आ गया यहां तक समझ? अब यह डाटा पे ध्यान दीजिए भाई, यहां क्या कह रहे हैं हम ये क्वेश्चन में, किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का। इसका मतलब है कि जो भारी चीज है वो ज्यादा समय ले रही है। भाई प्रोटॉन का 1.3 है पर पावर माइनस में कम है, और इसका है 2.8, पावर माइनस में बहुत ज्यादा जा रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भारी कण है प्रोटॉन वो ज्यादा समय ले रहा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। जबकि ये बात गुरुत्व में नहीं मानी जा सकती। पूछो कैसे? अगर मैं गुरुत्व की बात करूं बच्चों, तो गुरुत्व में क्या होता है, अगर पृथ्वी का एक नियम है, एक 100 किलोग्राम का पत्थर का टुकड़ा, एक 10 किलोग्राम का पत्थर का टुकड़ा एक साथ अगर पृथ्वी पर गिरे जाए तो दोनों एक साथ ही आके गिरते। तुम्हें पता है इस फैक्ट की? अगर दोनों को एक साथ सेम हाइट से छोड़ा जाए एक ही समय में, तो एक साथ टकराएंगे पृथ्वी से। ये गुरुत्व का कमाल है। बल्कि वैद्युत क्षेत्र में इस बात पे पॉइंट ही नहीं बन रहा ना तुम लोगों के समझ। भाई इसका पॉइंट सीधा है, यदि हम गुरुत्व क्षेत्र में इन्हें घेरते तो दोनों एक समान समय में आते, परंतु यहाँ आज ये बात प्रूव हो जाती है कि दोनों जब एक समान समय में नहीं आ रहे, तो इसका सीधा मीनिंग है कि गुरुत्व के अधीन नहीं गिर रहे हैं। जब ये गुरुत्व के अधीन नहीं गिर रहे हैं, तो इसका सीधा मीनिंग है कि अलग अलग समय लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं अलग अलग समय। ये पॉइंट भी सही है। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि ये जो बातें कह रहा है ये किस बेस पर बोल रहा है। समय के पॉइंट समझ में आया, परंतु इसने एक बात को और बोला है जो हमें समझनी है। ये याद रखियो कि जो भारी पिंड है गुरुत्व के अधीन ना गिरे तो ज्यादा समय ले लेता है। वो मैंने अभी प्रूव करा है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए, कर ली हमने। इस परिस्थिति को की गुरुत्व के अधीन मुक्त पथन से तुलना कीजिए। ये पॉइंट बचा है, कैसे तुलना करें। अब सुनो भाई, हमारा
जो मैटर है यहाँ देखो, अगर मैं यहां से निकालूं प्रोटॉन के लिए एक्सिलरेशन, तो निकल आना चाहिए या नहीं आएगा? बताओ जरा। E/m भाई निकलना चाहिए ना। भाई अगर हम पृथ्वी पर छोड़ दें किसी वस्तु को तो गुरुत्व के अधीन वर्क करती है। यदि हम अपने किसी चीज से करते हैं तो वो क्या करती है? त्वरण के अधीन, जो कि त्वरण इसमें है हमारा। प्रोटॉन पर देख लेते कितना त्वरण काम कर रहा है पृथ्वी का। तो हम कितना 2 × 10⁴ और कितना है जी ये आवेश? 1 × 10⁻⁻⁹ ये प्रोटॉन के लिए ही लेना है ना, पी कर लेना है, क्योंकि सिंबॉलिक मिस्टेक मत कर लेना इसमें। ये प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, क्यूपी कह लेना, ठीक है जी, गलत भी नहीं माना जाएगा। मास कितना? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहां से जो बच्चों आंसर आता है उसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब इससे तुलना या कंप्यूट कर सकते हैं हम। ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या है जी? 9.8 है जी का मान पृथ्वी पर। और जबकि उस पर कितना ये 1.99 आएगा, शायद 2 नहीं आएगा पूरा फिक्स, तो 2 लिख सकते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 और ये आ रहा है, जबकि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो इस पर त्वरण लग रहा है वो तो बहुत ज्यादा है। तो उसकी तुलना में तो इसको नगण्य ही माना जाएगा ना। 2 × 10⁻12 है ना। भाई इस 9.8 क्या मायने रखता है 2 × 10⁻12 के? ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको नगण्य करा जा सकता है। भाई तो मैं बताऊं, अब पृथ्वी पर अभी जो मैंने तुम्हें पॉइंट कहा, अगर 100 किलोग्राम का पिंड और 10 किलोग्राम का, दोनों एक साथ पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं एक साथ? क्योंकि दोनों पर पृथ्वी का गुरुत्व बल समान है। जी का जो इफेक्ट है ना वो एक जैसा है। जो पृथ्वी खींच रही है वो समान बलों से खींच रही है। तो अगर ये 2 सेकंड में गिर आ जाता है, ये भी 2 सेकंड में ही आएगा। याद रखना, भारी और हल्के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पृथ्वी के मामले में, इस बात का ध्यान रखोगे। समान समय लेगा, परंतु वैद्युत क्षेत्र के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी तुमने देखा ना, प्रोटॉन अलग समय ले रहा है और वही इलेक्ट्रॉन अलग समय ले रहा है। प्रोटॉन का समय 1.3 10⁻⁻7 आता है और इसका 2.9 10⁻⁹ आता है। क्यों? क्योंकि सर इनका जो त्वरण है वो अलग है। देखो, अगर मैं ये केस इलेक्ट्रॉन के लिए करूं तो क्या समान आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और जबकि पृथ्वी के केस में दोनों वैल्यू बराबर है। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है ना। तो मुक्त पतन के लिए इसके हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान बहुत छोटा है किसकी तुलना में? त्वरण की तुलना में, जो कि प्रोटॉन पर लग रहा है। हमें सर प्रोटॉन पे निकालना है। प्रोटॉन पे कैसे? प्रोटॉन पे देखना, मतलब हमें त्वरण इलेक्ट्रॉन पे देख लो। हम तो ऐसा है ना, ज्यादा समय किसने लिया है? भारी पिंड ने। तो भारी पिंड की तुलना कर रहे हैं ना फिर। भाई ज्यादा समय जिसने लिया उसके हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। क्या ना आया ऐसी समझ? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ऐसे ही न्यूमेरिकल आगा फिर से। अगर तुमने 1-2 क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया तो शायद कभी अटकोगे। न्यूमेरिकल ये इस प्रकार के आगे तो सब अटके पड़े रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छा है ना। तुम केवल कूलाम के नियम को पढ़ लो, उससे फायदा नहीं होगा, इन्हें समझना ही पड़ेगा। देखिए, 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 जिनके परिमाण इतने एक दूसरे से इतने दूरी पर रखे हैं, ABC पर वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र को पूछना है 3 पॉइंटों पर। बड़ा सिंपल है भाई। कौन सी आफत है इसमें बताओ? भाई हमें ए पे निकालना है, पहला पॉइंट तो ए पे निकालना है।
फिर हमें बी पे निकालना है और कहाँ पे निकालना है, सी पर, और फिर हमें यहाँ पे निकालना है। ये चित्र दिया हुआ है, मैंने नहीं ड्रॉ करा है, ये एनसीईआरटी की प्योर बुक में है चित्र। इनमें सारा जो महत्व होगा वो एंगल को लेकर भी होगा। अब हम ए पे बात करते, ध्यान से सुनो। ए पर क्षेत्र तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा हमें डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। ए पर क्षेत्र, भाई ए पर जो क्षेत्र लगेगा इसकी वजह से, ध्यान से सुनना, दिशा इधर की तरफ होनी चाहिए, इधर की तरफ, राइट साइड में, टुवर्ड्स द राइट। भाई इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो इधर की डायरेक्शन में चलेगा, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ये कैसा आवेश है दूसरा वाला, माइनस का, तो इसके लिए भी तो दिशा यही होनी चाहिए, क्योंकि माइनस की ओर तो बल रेखाएं चलती हैं। तो इसका मीनिंग सीधा होगा कि ए पर जो इसके और इसके कारण लगेगा वो एक ही दिशा का होगा, ना लगना चाहिए, वो एक ही दिशा का होगा। क्या, वैद्युत क्षेत्र। भाई मैं ये देख लू एक ही वजह से, या तो फाइनली लिख दो ना फिर, है ना, इसने E1 E2 के नाम से जान रखा। देखो क्या नाम है इसका, इस पॉइंट का, Q1 के कारण ए पर क्षेत्र, तो E1 कह दो ना, क्या हुआ, के Q अपॉन R स्क्वायर। आर की जगह आप ये लो, दिया हुआ है सारा पॉइंट 0.05 का स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी प्रकार अब इसमें दिशा का सारा मैटर आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे, इनके नाम ना है क्या, इसका नाम नहीं ना, तो क्या लिख दे इसे, दाई तरफ, दाई ओर, है ना, दाई ओर, क्योंकि उसमें पॉइंट ना दिया, दाई ओर होगा ना ये। ऐसे ही हम इसके कारण लिखेंगे, मैं उस तरह से Q2 के कारण, Q2 के कारण। जब Q2 के कारण जाएंगे तो E2 इक्वल टू के Q अपॉन 0.05, है ना। अब सुनो, अब ये भी दाईं ओर है, इसमें मैं कहूँ ना दिशा को लेकर आपको समझना पड़ेगा, बस दाईं ओर। अगर इनकी दिशाएं विपरीत होती तो परिणामी घटके निकल जाता, पर अब घटके नहीं निकलेगा, अब जुड़ के निकलेगा, क्योंकि दिशाएं एक जैसी हुई। क्या ना आ रहा है इस पॉइंट समझ? Q2 जो है वो किस क्षेत्र, मतलब किस बिंदु पर है, ए क्षेत्र पर? कौन सा? जैसे Q2 ये रहा ना, ये ए पर ही होएगा सभी? नहीं, इसके कारण तो इस पे भी लगेगा ना बल, वैद्युत क्षेत्र तो ये भी महसूस करेगा इसके कारण, ए पर गायब होगा। भाई मान के चलो दो बिंदु, ये एक मध्य बिंदु है, अब यहाँ एक आवेश है और एक आवेश यहाँ, तो इन दोनों के कारण महसूस ना कर रहा है ये बल है, तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा जब बल है तो यहाँ लिख, हम लिखेंगे ए पर परिणामी बल, क्षेत्र लिख दो, सही है, क्षेत्र चल रहा है तो क्षेत्र, तो हमारा क्या आएगा E1 प्लस E2, क्या ना आ रहा समझ? परिणामी क्षेत्र का सूत्र तो दिशाएं बराबर होंगे ना बेटा, जब यही होगा, दिशा विपरीत हो उनमें लगे हैं वो क्वेश्चन ना आया तुम लोग इसमें। भाई दिशा अगर मान के चलो मैं कि ये भी वैद्युत क्षेत्र इधर को है और ये भी इधर को, तो फिर तो दोनों की दिशाएं समान। तो सामान्य बात समझो, मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए, उस लड़की ने भी तुम्हें 50 दिए, तो कितने हुए कुल? क्यों जोड़ा? घटाओ ना। क्या सर दोनों ही कंडीशन में मुझे प्राप्त हुआ, मैंने कहा मैंने 100 दिए, तुमने कही सर मैंने उसको 20 दिए, तो परिणामी कितना हुआ तुम्हारा?
क्यों घटाया? क्योंकि दिशाएं बदली ना। हाँ, यस सर। सामान्य बातों पर सोच कर करोगे तो हो जाएगा। तो यहां से जो आंसर होगा वही होगा, क्योंकि इनके आदेशों के मान गिवन है। यू हैव ऑलरेडी, इन सभी मानों को तुम्हें नॉलेज है। क्या ना आया समझ? यस सर।